नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। और आज की कुछ हम महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। द हिंदू, पीटीआई, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से संबंधित न्यूज़ें हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से संबंधित है, उन सब पे हम बात करेंगे। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं ताकि इससे संबंधित इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है आपको उस ग्रुप में मिल जाए, ताकि आप उसका रिवीजन प्रॉपरली कर सकें। ठीक है, तो आइए हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने क्या किया है, फंडिंग फैसिलिटी को अप्रूव कर लिया है। और इसके अतिरिक्त एक चीज और हुई है कि इंडिया को री इलेक्टेड किया गया है और फ्रांस और इंडिया को दोबारा री इलेक्टेड किया गया है। इंडिया को प्रेसिडेंट के तौर पर और फ्रांस को को प्रेसिडेंट के तौर पर इसमें इलेक्टेड किया गया है। फंडिंग फैसिलिटी का अप्रूव करने का मतलब है जो अफ्रीका के अनडिजर्व्ड मार्केट है वहां पे अट्रैक्ट जो प्राइवेट कैपिटल है उसका इनफ्लो बढ़ाना। और इसके तहत उन्होंने दो कंपोनेंट किए हैं। एक है सोलर पेमेंट गारंटी फंड, जिसके तहत पार्शियली गारंटी दी जाएगी। और जियोग्राफिक्स, इसके तहत डू नॉट रिसीव इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जियोग्राफिक इन्वेस्टमेंट इसके तहत रिसीव नहीं किया जाएगा। सोलर इंश्योरेंस फंड एक स्टेब्लिश किया गया है। इसके लिए क्या किया गया है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका बर्डन जो प्री रेवेन्यू फेस में जो प्रोजेक्ट है उनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसके संबंध में लोगों को गारंटी दी जाएगी। और अफ्रीका के क्षेत्र में कैपिटल इनफ्लो बढ़ाया जाए, इसके संबंध में रणनीति के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें की हैं। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम पढ़ें, क्योंकि वहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये जॉइंटली एफर्ट है इंडिया और फ्रांस का। इसको पेरिस समिट में लाया गया था 2015 में। और एक अपेक्स डिसीजन मेकिंग क्या है, बॉडी है जिसमें 110 मेंबर होते हैं। इसका मिशन ये है कि हम $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट 2030 तक ला सकें, ताकि हमारी जो फॉजिल फ्यूल पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो और रिन्यूएबल एनर्जी पर हम क्या करें, अपनी निर्भरता को बढ़ाएं। और ताकि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं वो भी क्या हो, उनसे हम लड़ सकें। ठीक है, इसकी सदस्यता यूएन के जितने भी मेंबर हैं उनके लिए ओपन है। ठीक है, ये वार्षिक आधार पे एनुअली क्या करता है, मीटिंग करता है, आईएसएम होती है। और इसका मुख्यालय आपको पता ही है गुरुग्राम में है। ये आपको महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इसके कुछ प्रोजेक्ट हैं। ये चाहता है कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड हो, मतलब कि सूर्य की रोशनी क्या हो, पूरे विश्व में क्या हो, प्रकाशमान हो। और इसके द्वारा हमारी जो फॉजिल फ्यूल पर जो निर्भरता है वो कम हो। और ये चाहता है कि सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर बनाया जाए। ठीक है, और दूसरा ये चाहता है कि इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्कीम बनाया जाए और जो अल्प विकसित और जो अफ्रीका के देश हैं उनको क्या मिले, ट्रेनिंग मिले। इसके संबंध में बात करते हैं। कैंसर और कैप्रिकॉन जो रेखा के मध्य जो देश पड़ते हैं उन पे इसका अधिक फोकस है। लेकिन अब इसमें केवल ये वाले देश शामिल नहीं है, इसके अलावा ऊपर वाले देश भी शामिल हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आईएसओ को एक यूएनए में पर्यवेक्षक का दर्जा भी मिला है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पिछली बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो आप इन सब बातों पर ध्यान आपको रखना चाहिए। ठीक है, इनका गोल है कि हम 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी को जनरेट कर पाए। और इसके लिए हमको चाहिए पड़ेगा $1000 बिलियन फंड चाहिए 2030 तक। और वही बात इनने जो हमने पढ़ ली है वही बातें दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, मेन उद्देश्य है कि हम फाइनेंशियल जो रिस्क है जो लार्जर ग्लोबल मार्केट में उसको कम किया जा सके और टेक्नोलॉजी के संबंध में कॉपरेशन किया जा सके, कैपेसिटी का बिल्डिंग किया जा सके और एनर्जी एक्सेस में क्या किया, इंक्रीज किया जा सके, ताकि अधिक से अधिक हमको सोलर एनर्जी मिले। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा एक दूसरा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है ग्रेविटेशनल वेव से संबंधित। तो एक फ्रांस में ये चल रहा है, इसका नाम है लार्जर इनफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव प्रोजेक्ट। ठीक है, इनने क्या किया, ये प्रोजेक्ट जैसा आप देख पा रहे हैं, दो न्यूट्रॉन स्टार हैं, इनने आपस में इनका कोलिजन कराया। तो इनने पाया इस प्रोसेस के द्वारा यहां तक पहुंचा और इनको एक ब्लैक होल जैसी
एक ऑब्जेक्ट मिला जो कि सन की मतलब कि लाइट की स्पीड से क्या है, कुछ सिमिलर था, उससे कुछ कम था। ठीक है, इसको थर्ड बॉडी मिली जो कि ब्लैक होल जैसा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव याद रखना है। ये किससे संबंधित है, तो ये जो ग्रेविटेशनल वेव है, जो गुरुत्वाकर्षण क्या है तरंगे हैं, उनकी खोज से संबंधित है। ये एक्चुअली क्या करते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दो इनने एक एक ये लाइन बना रखी है, यहां से करते हैं और यहां से करते हैं। आपस में टकराने के बाद अगर कुछ चेंजेस मिलते हैं, वापस से डिटेक्ट कर लेते हैं, तो इनको पता चल जाता है कि ग्रेविटेशनल वेव क्या हुई है, जनरेट हुई है। तो ये प्रोजेक्ट इनने क्या किया, इस तरह से इनने इसका कॉलिजन कराया, तो एक ब्लैक होल जैसी घटना इनको देखने को मिली, जो कि लाइट ऑफ स्पीड से थोड़ा पास इनको देखने को मिली, और कई लोगों ने कहा कि उससे भी अधिक है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो आपको समझना चाहिए ये हमारी क्या होती है, ग्रेविटेशनल वेव होती है। जैसे आप मान के चलो कि आपने दो व्यक्तियों ने, चार व्यक्तियों ने आपस में चादर मतलब कि बेड शीट को पकड़ा, और बेड शीट में एक सबसे भारी बॉल आपने उसमें जैसे गिराई, तो जो चादर है वो सबसे नीचे चला जाएगा, फिर उससे हल्की चला गिराई, और उसने आपको चारों ओर आपने वहां पे घुमाया, तो जो ये वाली भारी गेंद है, ये वाली जो बॉल है, इसके आसपास ये चक्कर काट काट के मतलब कि सर्कल ऑर्बिट में जाके इसके पास जाने की कोशिश करेगा। तो इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, जो हमारी गैलेक्सी है, वो इसी सिद्धांत पे काम करती हैं। इसके संबंध में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्धांत दिया था 1885 में, और इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा M87 के द्वारा कुछ ब्लैक होल की पिक्चर भी कैप्चर की गई थी, अप्रैल में की गई, फिर अप्रैल 5, 6, 10 और 11 को इस तरह की पिक्चर आई, तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब ये घटना आप में इसमें एक याद रखना है, एक ये वाला प्रोजेक्ट कहाँ है, किससे संबंधित है, और ये स्टडी किसके द्वारा की जा रही है, ग्लोबल एस्ट्रोमीट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, और इनने लॉरेंज फैक्टर की बात की है, जो कि सापेक्षता के सिद्धांत पे बात करता है, और इसके द्वारा हम यूनिवर्स से संबंधित बात मतलब कि अधिक से अधिक खोज कर पाएंगे। तो इसके संबंध में सारी घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब हम हमारे लिए महत्वपूर्ण है इनको ब्लैक होल को पढ़ें। जैसा आप देख पा रहे हैं, ब्लैक होल क्या है, एक्चुअली एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ग्रेविटेशनल पुल देखने को मिलता है, और इससे इवन लाइट भी एस्केप नहीं हो जाती। आप एक बार यहाँ पे आ गए तो आप यहाँ से वापस नहीं जा सकते, इवन लाइट भी यहाँ से वापस नहीं जा सकती। आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है। ये कब उत्पन्न होता है, कोई भी अगर स्टार में मैसिव हमको कोलैप्स देखने को मिलता है इटसेल्फ, तो ये ब्लैक होल की घटना देखने को मिलती है। दो तरह के स्टार होते हैं, एक स्टार होता है जिसका मास कम होता है, एक स्टार होता है तो एक मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो जो कम वाला मास वाला स्टार होता है वो येलो स्टार में जाता है, फिर रेड जॉइंट में मिलता है, प्लेटरी नेबुला में मिलता है, व्हाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ में देखने को मिलता है। इसका फ्यूल खत्म हो गया तो कहाँ मिलेगा, हमें ब्लैक डॉर्फ में मिलेगा। लेकिन एक मास इसका अधिक होता है तो नेबुला किस में जाएगा, ब्लू स्टार में, रेड सुपर जायंट में बनेगा, फिर ये सुपरनोवा में बनेगा, और हो सकता है न्यूट्रॉन स्टार में चला जाए। और अगर इसका मास अत्यधिक हो तो ये ब्लैक होल में क्या हो जाए, मतलब कि कोलैप्स होने के बाद ब्लैक होल में कन्वर्ट करने की ओर कोशिश करे। ठीक है, तो इनने अभी किया है, जो न्यूट्रॉन स्टार है इनका आपस में क्या किया है, कॉलिजन कराने का प्रयास किया है, तो ब्लैक होल जैसी घटना इनको देखने को मिली। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मतलब कि किसी भी स्टार का फ्यूल अगर रन आउट हो जाता है, वर्न आउट हो जाता है, तो उसमें कोलैप्सिस देखने को मिलता है। ठीक है, और ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से मिल्की वे के, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, उसका हम लार्जेस्ट और ऐप मतलब कि एक्यूरेट मैप बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल में एक्चुअली 3-4 चीजें होती हैं, वो आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं सिंगुलरिटी, इसको बोलते हैं इवेंट होराइजन, ये वाला पार्ट, और ये वाला इसको ऊपर देखो फोटोन स्फीयर, और ये सिंगुलरिटी आपको पता ही है। ठीक है, सिंगुलरिटी वो है पॉइंट होता है जहां पे ब्लैक होल होता है, उसका जो मास होता है, उसका कंसंट्रेट हमको देखने को मिलता है, संकीर्ण देखने को मिलता है, सभी मास यहाँ पे कंसंट्रेट होता है। ठीक है, फोटोन स्फीयर आउटर एज होता है,
लेकिन यहाँ से आप अगर यहाँ पे आ भी गए तो यहाँ से आप भाग सकते हैं, मतलब स्केप कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इवेंट हो रहा हॉराइजन वो होता है जहां से आप मतलब कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अगर आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ से आप वापस नहीं जा सकते, अगर आप यहाँ पे हैं तो यहाँ से आप वापस जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आ गए ब्लैक होल के पास तो यहाँ से आप वापस नहीं जा सकते। और एक होती है एक्रेशन डिस्क, जहाँ पे क्या होती है गैसेस, डस्ट, स्टार, प्लैनेट्स के जितने भी मतलब कि डस्ट हमको देखने को मिलती है, तो वो क्या होती है एक्रेशन डिस्क, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाले पॉइंट, ठीक है, ये एक्रेशन डिस्क होती है। यहाँ पे आप थोड़ा देख पाओगे तो यहाँ से इवेंट होराइजन होगा ये, ठीक है, और ये वाला फोटोन स्फीयर होगा, यहाँ से वापस जा सकते हैं, ठीक है, ये आई सिंगुलरिटी होगी। तो हमने सारी बातें पढ़ ली, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने कहा है, जो भारत सरकार के द्वारा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चलाई जा रही है उसके द्वारा कई मतलब कि लॉजिस्टिकल क्या है मार्वल है, इसके द्वारा कई महत्वपूर्ण अचीवमेंट इस्टेब्लिश किए गए हैं, इससे बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो, चाहे कोविड-19 के द्वारा जो पेंडेमिक आई उसके द्वारा बहुत सारे क्षेत्र में इसने काम किया है, और इसने कभी मन की फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है, ठीक है। इसने क्या किया है, तो आर्टिकल है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसी संबंधित प्रश्न आ सकता है तो आप इसको पढ़ेंगे। पहला इसने किया है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में काम किया है, इसके द्वारा मन की ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय व्यवस्था को स्थापित करना आसान हुआ है, और भ्रष्टाचार को कम करना भी क्या हुआ आसान हुआ है। अब सरकार किसान, गरीब, मतलब कि जो भी लाभार्थी है इस योजना के, जो भी जिस योजना का लाभार्थी उसके खाते में डायरेक्ट डीबीटी कर सकती है, और उसका लीकेज भी हमको कम देखने को मिला है। कह सकते हैं कि हमें भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ से पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम चालू हुआ है, आधार पेमेंट ब्रिज ने क्या किया है, मनी ट्रांसफर किया है, मतलब कि आधार और डीबीटी ने एक ऐसा काम किया है, मतलब कि पीपुल्स बैंक अकाउंट हमको देखने को मिले हैं, और आप देख पा रहे होंगे जेम ट्रिनिटी, जिसके द्वारा भी हम क्या कर पाए हैं, डीबीटी को आसानी से सफल बना पाए हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा और यूपीआई के द्वारा हम इसको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के द्वारा पार्टिसिपेशन इसमें और समावेशता आई है। और अब जो पेमेंट सिस्टम है हर गांव में आपको यूपीआई मिल जाएगा, फोन पे मिल जाएगा, और डीबीटी के माध्यम से आप इसको आसानी से सफल बना पाए हैं, ठीक है। और इसको सफल बनाने के लिए सरकार ने कुछ इनेबलिंग पॉलिसी भी बनाई है, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी लिए हैं, सपोर्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की सरकार ने बनाया है ताकि आसानी से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। मिशन मोड अप्रोच में सरकार ने काम किया है, मतलब कि कहने का मतलब है जितने भी हाउस होल्ड हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी एक्सपेंड आधार हैं, उनको सरकार ने सभी एक दृष्टि से देखने का काम किया है, तभी हम डीबीटी को सफल बना पाए हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आए हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर मतलब कि गवर्नेंस मशीनरी देखने को मिलती है, जैसा आप सेंटर पे अलग देख पाएंगे, स्टेट पे अलग देख पाएंगे, लोकल लेवल पे अलग देख पाएंगे, और इसके अलावा आप सब ऑर्डिनेट जो हमारी जो पंचायत वगैरह होती हैं, जो अधिकारी लेवल होते हैं, वहाँ पे गवर्नेंस हमको अलग देखने को मिलती है। इंडिया में डाइवर्सिटी अधिक है, तो लोग हो सकता है कि डाइवर्सिटी के आधार लोगों की इच्छाएं हों, लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर पाएं, तो डीबीटी के द्वारा ये क्या होती है, इसमें संभावना नहीं होती, लोग महंगाई को इसमें कम नहीं कर पाते, महंगाई के द्वारा इसमें इंडेक्स नहीं किया जाता, तो इसलिए लोगों की इच्छाएं डाइवर्सिटी को पूरा नहीं कर सकती। एक्सेस कुछ बैरियर भी हैं, जैसे लोगों को मोबाइल के बारे में कुछ लोगों को ज्ञान नहीं है, कुछ तकनीकी डिवाइडेंट उनको देखने को मिलता है, और ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं, और साइबर स्पेस से संबंधित जो फ्रॉड आजकल देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी सारी समस्याएं हैं, और इसके द्वारा कुछ चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस को हम क्या करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, सरकार के द्वारा मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंट लोगों को दिया जा रहा है, फार्मर को आप जान सकते हैं, मतलब कि पीएम किसान सम्मान निधि लोगों मतलब कि दी जाती है, हर साल 6,000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं डीबीटी के माध्यम से। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमने पढ़ ही लिया, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मनरेगा, अर्बन क्षेत्र में हम इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री
आवास योजना और एलपीजी पहल, ये मन की एलपीजी के माध्यम से हम सरकार सब्सिडी भी कहाँ जाती है, डीबीटी के माध्यम से जाती है, लेकिन हालांकि अब सब्सिडी 50 या 5-6 रुपए आती है, तो सब्सिडी सरकार ने धीरे धीरे बंद करती हुई जा रही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सरकार ने बहुत सारी जो स्कॉलरशिप हैं उनको भी, जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, उसको भी डीबीटी के माध्यम से लिंक करने का प्रयास किया है। तो ये सारी बातें हैं। सरकार ने जो मतलब कि पुनर्वास संबंधी प्रोग्राम है उनको भी वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से दी है। तो इस कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा डीबीटी को समग्र रूप से व्यापी सर्वव्यापी स्तर पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है और इसको काफी सफलताएं भी देखने को मिली हैं। और हम आसानी से, जो गरीबी वंचित वर्ग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उसको उनको आसानी से हम सुख सुविधाएं और सरकार की योजनाओं के लाभ उन तक आसानी से पहुंचा पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब जो कोविड-19 पेंडेमिक आया है, तो सरकार ने एक स्कीम चलाई कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत 80 करोड़ लोगों को क्या किया, 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई, 10,000 रुपए क्या मिलेंगे लोगों को, जो रिटेल दुकानदार हैं उनको मिलेंगे, ताकि अभी दुकान दोबारा शुरू कर सकें। और पेंडेमिक के द्वारा जो जिन्हें शौक झेला और जो वनरेबल सेक्शन, उनको वित्तीय सहायता भी इसके द्वारा दी गई। तो ये भी महत्वपूर्ण आप चीजें लिख सकते हैं। बेनिफिट क्या क्या होंगे? बेनिफिट होंगे, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, जो लीकेज है वो भी हमको कम देखने को मिलेगा, वेलफेयर स्कीम में वो खत्म होगा, और फेक और घोस्ट जो बेनिफिशरी होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, और ट्रांसफर, जो भी हम फंड का ट्रांसफर करते हैं वो जेन्युइन व्यक्ति के पास ही जाएगा। कोई भी मतलब कि 200 करोड़ का मालिक है, वो 500 रुपए की गैस क्या ले रहा है, सब्सिडी ले रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सेविंग कर पाएंगे। और जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, जो भी हमारी वो सारी समस्याएं भी कम होंगी। गवर्नमेंट फंड का जो यूटिलाइजेशन है वो भी आसानी से होगा। और सिटीजन में क्या होगा, सरकार के प्रति क्या होगा, विश्वास जगेगा, तो लोकतंत्र की भावना का क्या होगा, विकास होगा। ये सारी समस्याएं क्या होगा, समाधान होगा। सर्वप्रथम जो डीबीटी स्कीम 2013 में लागू की गई, 2001 में 43 डिस्ट्रिक्ट में, और 2022 तक हम 420 स्कीम इसके अंदर लेके आए हैं। 56 मिनिस्ट्री इसके अंदर काम कर रही हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस डेटा को आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक न्यूज है, प्रधानमंत्री जी ने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि लोथल में स्टेब्लिश किया गया। और लोथल जैसा आप देख पाएंगे, आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ये लोथल है। लोथल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओल्डेस्ट यहाँ पे डॉकयार्ड भी है, सबसे पुराना मैनमेड डॉकयार्ड देखने को मिलता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, अभी हम इसका मैप देखेंगे। और ये वोगाबो और साबरमती रिवर के मध्य आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ खंबात में देखने को मिलता है। अच्छा, ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जितनी भी हमारी डाइवर्सिटी है, जितनी भी हमारे रिच आर्टिफैक्ट हैं, उनको हम सहेज कर रखें, प्राचीन से लेकर वर्तमान तक, और इनका हम इंटरटेनमेंट पर्पज से और इनका हम टूरिज्म बढ़ाने की दृष्टि से क्या करें, उपयोग कर पाए, और हमारी विरासत का भी क्या हो, संरक्षण हो। तो इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने इसका क्या किया, इसके लिए रिव्यू किया कि ये कहां तक बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले लोथल पढ़ लेते हैं। लोथल आपको ये देखने को मिलेगा, इधर से साबरमती मिलती है और इधर आपको भोगाब नदी देखने को मिलेगी, और ये राखीगढ़ी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। धौलावीरा है, ये केवल पहली साइट है जो कहाँ पे है, ये भारत की मतलब कि कहाँ पे है, वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कालीबंगन है, हड़प्पन है, मोहनजोदड़ो है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक रंगपुर बंदरगाह भी देखने को मिलता है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो हमको मैरीटाइम एक्टिविटी देखने को मिली वो ऋग्वेदा में देखने को मिली। एक सिकोटर मतलब कि माता टेम्पल भी हमको देखने को मिलता है बड़नगर गुजरात में, जो गॉडेस ऑफ सी इनको बोला जाता है। मैरीटाइम एक्टिविटी नंदास, मौर्य, सातवाहना, गुप्ता डायनेस्टी में भी हमको देखने को मिली। चौलास, चेरा, पांड्या, विजयनगर साम्राज्य में भी मैरीटाइम से संबंधित विकास किया। और शिवाजी महाराज ने भी नेवल फ्लीट के रूप में हमने काम किया, जैसे अभी ई साइन नेवल का अभी जारी किया गया था, तो आप वहां से इसको समझ सकते हैं, तो जिसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें पढ़ ली हमने। अब हम बात करते हैं कि यूआईडीए ने ग्रेवियंस
रीडेसरल इंडेक्स जारी किया है, ठीक है। और इसको सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो हमारे पास जो टेलीकॉम से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान किस तरीके से होता है, इसके जारी किया जाता है। UIDAI एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, इसको आधार एक्ट 2016 के तहत स्टेब्लिश किया गया और इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। और GRI को पब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म पब्लिक ग्रेवेंस मतलब कि प्रत्येक मंथ इसको जारी किया जाता है और इसमें मिनिस्टर्स मतलब कि मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट और ऑटोनोमस बॉडी इसमें अपनी शामिल होती हैं और उसकी स्थिति देखी जाती है कि इन व्यक्तियों ने मतलब कि इन संस्थाओं के द्वारा कितनी शिकायतों का निवारण किया गया ताकि हमारी जो आधार से संबंधित समस्याएं हैं वो क्या हो, कम हो, ठीक है। जो टेलीकॉम से संबंधित समस्याएं वो कम होने को देखने को मिलती है, ठीक है। अब आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, कहा था कि आधार मैंडेटरी नहीं है, कुछ सर्विस के लिए मैंडेटरी होगा। आधार को पैन कार्ड से लिंक कराना RTI के समय मैंडेटरी किया गया था। आधार मतलब कि अगर आप कोई वेलफेयर स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए अनिवार्य है, आप बिना आधार के नहीं ले सकते, तो आपको आधार देना पड़ेगा। सॉरी, अगर आपको बैंक अकाउंट में अगर आपको किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना तो आपको आधार मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको मोबाइल कनेक्शन लेना है तब भी आधार मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको KYC करवाना है तब भी आधार मैंडेटरी नहीं है मोबाइल वॉलेट के लिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आधार स्कूल एडमिशन के लिए भी मैंडेटरी नहीं है। और आधार के आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आधार का किसी व्यक्ति का डेटा डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आधार एक्ट के तहत कहा गया है कि इंडिविजुअल कैन आल्सो फाइल ए केस अंडर, आधार एक्ट के तहत केस फाइल कर सकता है। आधार मैंडेटरी नहीं है CBSE UGC नेट अदर कोई एग्जामिनेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और चिल्ड्रन को आप बिना आधार के किसी भी सर्विस को आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे के पास आधार नहीं है तो आपने कहा हम आपको सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं देंगे तो आप उसको डिनाई नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और है, आधार एक्ट में कहा गया है कि आधार डेटा को 6 माह से अधिक आप स्टोर नहीं कर सकते, उसको आपको डिलीट करना होगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस पॉइंट को लेकर प्रश्न भी UPSC के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण न्यूज और है कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व हमारे यहाँ सबसे लो लेवल पर देखने को मिला है, $530 बिलियन। लास्ट ईयर पहले कितना था हमारा, 624 बिलियन डॉलर था। रीजन आप लोगों को पता ही है, हम इसको कई बार देखते हैं कि डॉलर का हमारे यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो क्यों हो रहा है कि अमेरिका की जो फेडरल बैंक है उनने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको क्या किया है, टाइटन किया है, मतलब कि अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। तो यहाँ पे भारत में जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था वो वहाँ से निकाल कर कहाँ जा रहे हैं, फेडरल बैंक अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे भारत के द्वारा भारत में क्या हो रही है, डॉलर की मांग बढ़ रही है और यही कारण है कि रुपया भी क्या हो रहा है, कम, रुपया की जो वैल्यूएशन है वो कम हमको देखने को मिली। आज की न्यूज है शायद 83 पे रुपया पहुंच गया है और पहली बार ये 83 पे पहुंचा है डॉलर के मुकाबले, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट भी बढ़ जाएगा और हमको इंपोर्ट करने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। हम बाहर से जो फॉसिल फ्यूल लेके आते हैं, क्रूड ऑयल अरब कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा बिल ऑफ पेमेंट क्या होगा, अधिक होगा। कैपिटल फ्लो हमारी वॉलेटाइल होगी और इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास मोर देन 8 मंथ के लिए रिजर्व होना चाहिए, तो उसमें भी समस्या देखने को मिलेगी, ठीक है। और 8 मंथ के लिए हमको चाहिए तो $500 बिलियन हमारे लिए पर्याप्त है। अगर इतना है तो हम 8 मंथ तक अपना इंपोर्ट कर सकते हैं, मार्केट का टेंशन अपने ऊपर कर सकते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन कौन शामिल होता है। सबसे पहली करेंसी हम देख पा रहे हैं कि फॉरेन करेंसी एसेट होती है, गोल्ड रिजर्व होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट होते हैं जिसको IMF के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें विभिन्न देशों की करेंसियां शामिल होती हैं, जैसे डॉलर होता है, यूरो होता है, ठीक है, जापान की करेंसी होती है, चाइना की करेंसी है, ठीक। तो ये सारी करेंसी इसमें शामिल रहती है। एक मतलब कि क्या है,
ये एक करेंसी नहीं है, लेकिन करेंसी की तरह काम करता है। एक रिजर्व ट्रंच होता है किसी भी देश का आईएमएफ में, तो वो भी सारी चीजें शामिल होती हैं और ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन कौन से चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, चलो, अब सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी है सिर्फ, उसके बाद गोल्ड, इसके बाद ये घटता हुआ जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सरकार ने एक सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर मतलब कि पेंशनर पोर्टल किया है, चालू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन को कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है, और इनके माध्यम से ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है उनके लिए एक सिंगल इंटीग्रेटेड पोर्टल का लॉन्च किया है, ताकि कोई भी समस्या 16 पेंशन जो डिस्ट्रीब्यूशन बैंक है उनको एक जगह पे लाया जाए और भविष्य पोर्टल के साथ उनको इंटीग्रेट किया जाए ताकि कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, चलो, एक चर्चा में है नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इनने एक बोर्ड गठित किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत, ताकि जो हेल्थ केयर से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है उसका हम अक्रेडिटेशन कर सकें, उनकी क्वालिटी को हम इंप्रूव करने की दिशा में काम कर सकें, और ये फंक्शनल ऑटोनॉमी की दिशा में कार्य करेगा ऑर्गेनाइजेशन। क्यूसीआई क्या है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1807 के तहत स्टेब्लिश किया गया, और इसको स्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण योगदान एसोचैम का है, सीआईआई का है, फिक्की का है, इनके द्वारा स्टेब्लिश किया गया। और इसके जो अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है पीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। थर्ड पार्टी असेसमेंट प्रोडक्ट करता है, हमारी सर्विस में सर्विस प्रोसेस प्रोडक्ट को क्या करता है, असेसमेंट करने का, क्वालिटी इंश्योर करने का काम करता है, ताकि हम अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करने की दिशा में काम कर पाए। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा कंप्रेस बायोगैस चर्चा में है। यूनियन मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लॉन्च किया है संगरूर पंजाब में। क्यों किया है कि पंजाब में हमको पराली जलाने से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है, और इससे दिल्ली में पॉल्यूशन देखने को मिलता है, और किसानों के द्वारा भी कई मतलब जो फसल की जो मृदा की जो उर्वरकता है वो भी एक समय के बाद कम होती हुई दिखती है। और सरकार ने कहा है हम इसके द्वारा बायोगैस बनाएंगे ताकि एग्रीकल्चर संबंधित जो वेस्ट हमको देखने को मिलता है उसका यूटिलाइजेशन हो सके, और उसके माध्यम से जो रेसिड्यू है उसके माध्यम से किसानों को अतिरिक्त आय का सृजन हो, किसानों की आय को हम डबल करने में सक्षम हो। सरकार ने इसके अतिरिक्त सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जो कि सीबीजी प्रोडक्शन इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। अगर ऐसा होगा तो स्टेबल बर्निंग की समस्या कम देखने को मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा, मीथेन का एमिशन कम होगा, और ऑर्गेनिक मैन्योर होगा तो मतलब किसानों की जो इनपुट जो लागत है वो भी कम देखने को मिलेगी, किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पाएंगे। अतिरिक्त एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का क्या होगा, सृजन होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे आपके पास हम एक प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे आपके पास कोई लाइफ स्टॉक वेस्ट है, क्रॉप्स है, वेस्ट वाटर है, फूड वेस्ट है, तो आप इसको एनारोबिक डाइजेस्टर में डालेंगे। मतलब एनारोबिक का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होगी। इसको अब हीट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हो तो बायोगैस का निर्माण होगा, ये डाइजेस्ट होगा, तो इससे फर्टिलाइजर, सॉइल अमेंडमेंट्स, लाइव स्टॉक बेडिंग आपको देखने को मिलेगी। बायोमीथेन के द्वारा आप फ्यूल बना सकते हैं, और गैस ग्रिड में आपको गैस को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको कई समस्याओं का इसके द्वारा क्या होगा, निदान होगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। ठीक है, सॉइल कार्बन चर्चा में है। न्यूज ये है कि अगर पशु जो लाइव स्टॉक रहता है ग्रेजिंग करता है तो उससे सॉइल कार्बन को बढ़ावा मिलता है, और इससे हम मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस इमिशन से लड़ पाएंगे। सॉइल कार्बन को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए, बस इतना सा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस बात को बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। निहोंसु जापान की अप्लाई किया है जीआई टैग के लिए, एक एल्कोहलिक बेवरेज मेड फॉर मतलब कि फर्मेंटिंग मतलब कि राइस को फर्मेंट करके इसको एल्कोहल बनाया जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और इसको जीआई टैग के लिए जापान ने क्या किया है, अप्लाई किया है। और जीआई टैग अगर किसी को मिल जाता है तो वो उसका विश्व में क्या हो जाता है, उसकी मांग बढ़ जाती है, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है। और इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। इंडिया में इसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया, कमेंट करके आप बताइएगा।
ठीक है। और भारत में कुछ जीआई टैग, ये कुछ मतलब कपड़े हैं, इसके अतिरिक्त और भी चीजें हैं, तो आप इनको पढ़ते रहिए। कुछ हम इसको देख लेते हैं। बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश में जीआई टैग है। ब्लू पॉटरी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। चंदेरी फैब्रिक मध्य प्रदेश में। कच्छ एम्ब्रॉयडरी आपको गुजरात में। सोलापुर चादर आपको महाराष्ट्र में। मैसूर सिल्क आपको कर्नाटक में। अरनमुला कन्नड़ी आपको केरला में देखने को मिलेगी। कांचीपुरम सिल्क आपको तमिलनाडु में। पोचमपल्ली इकत आपको आंध्र प्रदेश में। बस्तर डोकरा आपको छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा इकत आपको उड़ीसा में। और नक्सी कंथा आपको वेस्ट बंगाल में। कचाई लेमून आपको मणिपुर में। और मोगा सिल्क आपको असम में। मधुबनी पेंटिंग आपको बिहार में। और कुल्लू सवाल आपको इधर मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। कानी सॉल आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। ये कुछ है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक प्रोग्राम चर्चा में है, वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम। इसको इंडो जर्मन साइंस टेक्नोलॉजी के सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया, ताकि महिलाओं की साइंस टेक में भागीदारी बराबर हो, मतलब कि बढ़ सके। रिसर्च के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े। और इसको इंडिया जर्मनी की सहायता से इंप्लीमेंट किया जाता है। इसमें कोई वर्ल्ड बैंक शामिल नहीं है। कौन शामिल है? जर्मनी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव चर्चा में है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा इसको नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा 6 पार्टनर इसमें शामिल हैं, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, रोटरी इंटरनेशनल, यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल प्रिवेंशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, गावी जो वैक्सीन अलायंस है। और इसका गोल है जो पोलियो को वर्ल्ड वाइड रूप से खत्म कर पाए। पोलियो हाईली इन्फेक्शन क्या है? डिसीज है, वायरस के द्वारा फैलती है। पोलियोमाइलिटिस के द्वारा फैलती है। वायरस इनवेड होता है, नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है, परमानेंट आपको पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। और पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट के द्वारा इसको फैल सकता है। और इसमें मोस्ट इन्फेक्टेड पीपल 90% है। इसमें कोई सिम्टम और वेरी माइल्ड सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके एक्चुअली 3 वेरिएंट होते हैं, और सेकंड वेरिएंट थर्ड वेरिएंट को हमने खत्म कर दिया, लेकिन स्टिल जो पहला प्रकार का वेरिएंट है वो अभी भी है, लेकिन इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 कंट्री में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हमको देखने को मिलता है। जैसे आपने न्यूज पढ़ा होगा, पाकिस्तान में अपने टीम नहीं भेजेंगे, तो इसका एक कारण भी क्या? पोलियो वहां पे बहुत सारा फैला हुआ है। टाइप 1 को हम हमारे यहाँ से, भारत से 2014 में इससे खत्म कर दिया, डिक्लेयर हो गया है। हमने क्या किया 2014 में? ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीनेशन लगाया। और अगर आप अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया, केन्या, सोमालिया, सीरिया, कैमरून, इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे देश जहाँ पे पोलियो है, वहां पे आप यात्रा करते हैं, तो आपको ओपीवी लगना अनिवार्य है। 2014 से ऐसा गाइडलाइन सरकार ने दी है, ठीक है। चलो, बुकर प्राय चर्चा में है। श्रीलंका के ऑथर हैं, इनको द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा इनका एक नोबल है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके लिए इनको मिला है। इनका नाम है सेनान कुंतिलका, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। इसके तहत 50,000 यूरो व्यक्ति को दिया जाता है। और बस इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। एक केवल आपको, अगर आपने कोई काम इंग्लिश में किया है तब दे दिया जाता है। अगर आपने किसी बुक का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है तब आपको मिलेगा, लेकिन उसके तहत आपको प्राइस क्या मिलेगी? आधी मिलेगी। अगर आपने मान लो हिंदी बुक का आपका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है, तो हिंदी बुक वाला को 50 रुपए मिल जाएंगे। इसके तहत आपको कितने मिलेंगे? 50-50, मतलब कि 50% रुपए बढ़ जाएंगे, अगर आपने किसी बुक का ट्रांसलेशन किया है। इन स्पेस चर्चा में है, गवर्नमेंट बॉडी है। ये प्राइवेट सेक्टर, स्पेस के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को क्या करती है? बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करती है। इसके पास 125 प्रपोजल आए थे स्टार्टअप लास्ट जून में। तो काफी महत्वपूर्ण बात है। अभी तक हम स्पेस क्षेत्र में केवल सरकारी क्षेत्र के तहत काम कर रहे थे। अब इन स्पेस के द्वारा कई स्टार्टअप आएंगे, और स्पेस क्षेत्र में हम और अच्छा सा ग्रो कर पाएंगे। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन जो अथॉरिटेशन सेंटर है इन स्पेस, इसको 2020 में लागू किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत काम करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो विश्व की जो जीडीपी है स्पेस का, वो 2 से 3% ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में हम भागीदार करते हैं। इस बात को ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। दूसरा, कुछ इसका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं।
सबसे ऊपर कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होता है, इसके स्पेस कमीशन, इसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होता है। और एक NSIL होता है जो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड होता है, 2019 में सरकार लेके आई कंपनी एक्ट 2013 के तहत, और पूर्ण रूप से सरकार इसके स्वामित्व में है। ये डिपार्टमेंट इसको स्पेस को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके अतिरिक्त एंटिक्स ऑर्गेनाइजेशन और भी है, ठीक है। और एक इसरो आता है, फिर इस इसरो काउंसिलिंग, उसके साथ बहुत सारे लेबोरेटरी काम करती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मतलब कि ये सारे मिलकर इसरो का काम करते हैं, अकेला इसरो काम नहीं करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, इंडियन स्पेस एसोसिएशन है जो कि इंडियन स्पेस कंपनी के क्षेत्र में काम करता है, 102 स्पेस स्टार्टअप की दिशा में काम करता है। और दिंगतारा स्टार्टअप है जो आपको सिक्योर लॉन्ग टर्म फ्लाइट की दिशा में काम करता है, एक प्राइवेट सेक्टर का है। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है जो भी मतलब कि इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चर के रूप में काम करता है। तथ्या, अर्थ, स्काई रूट, अनुकूल, कॉस्मो, ठीक है। तो आप इसका नाम बस याद रखिएगा, आपको बस मेंस में इनका नाम कोट करना है, बाकी डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 6 स्पाइडर की स्पीसीज मतलब कि खोजी गई हैं, तो आपको बस याद रखना है कि इनका नाम क्या है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये क्या है, तो आप बता देंगे कि स्पाइडर है। इसमें काफी टफ नाम है, तो इसमें से पहला नाम है सिम्स पेनोपस जेरोनेसिस। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास ये नाम आ जाता है तो आप ध्यान रखना कि स्पाइडर है, ठीक है। और अफ्राफेलासिला, ठीक है, माइजलानेसिस, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अफ्राफेलासिला कुरिचेदानेसिस, ठीक है, और फेलोपोंडेलेला, ठीक है, और रोस्टेलिसिस, और ऑक्सोपेस पीथम, और ऑक्सोपिस थम्बो मुजेनेसिस, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर स्पीसीज चर्चा में आती हैं तो आप बस ये बताएंगे कि स्पाइडर से संबंधित स्पीसीज से, ऐसे प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। काफी टफ नाम है, बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा नहीं है, तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे। चलो, नॉर्थन जिराफ चर्चा में है। इसको ब्रिटिश के द्वारा अफ्रीका से भारत में लाया गया था, और वेस्टर्न सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं, काफी टॉलेस्ट होते हैं। आयुसीएन के स्टेटस में नॉर्थन जिराफ का वनरेबल है इंडिविजुअल। और ये एक जिराफ और होता है सब स्पीसीज ऑफ नॉर्थन जिराफ जो क्रिटिकल एंडेंजर है, और वेस्ट अफ्रीकन जिराफ को वनरेबल स्थिति में देखा जाता है। और वैश्विक रूप से आपको इधर ये ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलेगी, इधर और इधर इनका डिस्ट्रीब्यूशन अधिक देखने को मिलेगा। तो इतना बस याद आप रखिएगा, ठीक है। इससे ज्यादा जो हमारे देश में ज्यादा नहीं पाया जाता उससे संबंधित प्रश्न नहीं बनते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। और बनते हैं तो बस बिल्कुल ऊपर ऊपर से बनते हैं, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न। फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे देश में विजिट करेंगे जैतपुरा में, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इस चर्चा में तो हम पढ़ लेते हैं कहाँ कहाँ हमारे पावर प्लांट है। जैसे कोम्हारिया, ये वाला है। नरोरा इधर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इधर आपको इधर इधर हरियाणा में देखने को मिलेगा। हरिपुर, बरगी, कबोड़ा, कलपक्कम, कुंडलकम, कैगा, जैतपुरा, तो यहाँ पे फ्रांस की सहायता से डेवलप किया जा रहा है, यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। ये वाला तारापुर, मीठी बर्दी, ककरापर, और आवत भाटा, ठीक है। तो इनका लोकेशन याद रखो बस, ठीक है। चलो, दिलीप महालन भी इस चर्चा में है, ये चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, इनकी डेथ हो गई है। ये 1971 के दौरान बांग्लादेश वार में रिफ्यूजी कैंप में काम कर रहे थे, और इनने एक विकास किया ORL। अगर आपको कोई डिहाइड्रेशन की समस्या है तो ORS आप पीते हैं, तो इनके द्वारा ही इसका विकास किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। इनमें कॉम्बिनेशन होता है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, साल्ट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड। और WHO ने इसको चोलेरा और डायरिया डिसीज के संदर्भ में भी इसको मान्यता प्रदान की है। और लैंसेट ने कहा था कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मेडिकल डिस्कवरी है 20वीं सेंचुरी की, और इनको पोलिन प्राइज भी इनको मिला है, ठीक है। और काफी महत्वपूर्ण है, जिसको आज हम पीते हैं, ठीक है। चलो, गाम्बिया चर्चा में है। 69 लोगों बच्चों की डेथ हो गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। गाम्बिया की हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है, तो आप इसका केवल आपके लिए मैप याद रखना है। ये गाम्बिया, ये आप देख पा रहे हैं, सेनेगल में देखने को मिलता है, अटलांटिक से इसकी सीमा लगती है। ये अटलांटिक ओशन है, इसकी जो राजधानी है बेंजुल है। और ये सेनेगल है, ये गुनिया है,
ये गुनिया है, ये गुनिया बिसाऊ है, गुनिया है, ठीक है। सियारा लियोन है, लीबिया है, और कोट आइवरी है, माली है, नाइजर रिवर है, और मोरिताना है, वेस्टर्न सहारा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर, और पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।